EFM हमारा पेपर है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। इसमें हम चैप्टर 23 कोऑपरेटिव मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और इस पिछले वीडियो में हम इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सहकारी विपणन का अर्थ, विशेषताएं, आवश्यकता, लाभ और दोष पढ़े थे। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में सहकारी विपणन का विकास, ढांचा और समितियों का प्रबंध, वित्तीय साधन आदि के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। भारत में सहकारी विपणन का विकास के बारे में हम देखें तो भारत में सहकारी समिति अधिनियम बनने के बावजूद सहकारी विपणन समितियों का देरी से विकास हुआ है। सबसे पहले 1915 में बम्बई में हुबली और 1917 में गड़क में सहकारी विपणन समितियां स्थापित की गई। इसके बाद इनके विकास में 1940 के बाद तेजी आई। हमारे देश में सहकारिता का जो प्रारंभ है साख से हुआ तथा अन्य क्षेत्रों में सहकारिता का प्रवेश बाद के वर्षों में ही हो सका। सन 1945 में सहकारी योजना समिति ने सुझाव दिया था कि आगामी 15 वर्षों में कुल विक्रय योग्य कृषि उपज का 25% माल सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से ही बेचा जाना चाहिए और इसके लिए देश की विभिन्न मंडियों में 2000 विपणन समितियां स्थापित करनी होंगी। योजना समिति ने सहकारी साख को विपणन से संबंध करने का भी सुझाव दिया। सन 1951 में अखिल भारतीय साख सर्वे समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रचलित सहकारी विपणन व्यवस्था पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा था कि देश में 10,000 से अधिक पंजीकृत विपणन समितियां होने के बाद भी इनका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं हो पाया है। समिति के अनुसार कृषि उपज के विपणन में इनका भाग 1% के बराबर था। सफलतापूर्वक कार्य करने वाली समितियां बहुत कम थीं और इस कारण महत्व की दृष्टि से इनका सहकारी आंदोलन में कोई विशेष स्थान नहीं था। हम भारत में सहकारी विपणन के विकास को विभिन्न नियोजन काल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग है नियोजन काल में प्रगति, प्रोग्रेस ड्यूरिंग प्लान पीरियड। यदि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन समितियों द्वारा 47 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि वस्तुओं का विपणन किया गया, जो कि 1955-56 में बढ़कर मात्र 53 करोड़ रुपए ही हो सका। इस प्रकार प्रथम योजना में सहकारी विपणन के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी विपणन के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अनुसार योजना के अंत तक सभी महत्वपूर्ण मंडियों में 100 प्राथमिक विपणन समितियां खोलने और इनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया। इस योजना में सहकारी विपणन की पर्याप्त प्रगति हुई, लेकिन यह प्रगति संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि कुल विक्रय का जो आधा भाग है वो गन्ने की बिक्री से संबंधित था। अन्य फसलों का जो विक्रय है वो बहुत ही कम हुआ था। नेक्स्ट आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना में सहकारिता के विस्तार व कृषि उपज में वृद्धि के उद्देश्य से सहकारी विपणन के विकास पर अधिक ध्यान देने का निश्चय किया गया और इस योजना काल में 544 नई विपणन समितियां स्थापित करने और 360 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि उपज के विपणन का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत में प्राथमिक समितियों की संख्या 3196, जिला समितियों की संख्या 160, शीर्ष समितियों की संख्या 20 हो गई और राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष समिति कार्यरत थी और समितियों द्वारा कुल 310 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि उपज का विपणन का कार्य भी किया गया। नेक्स्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अंत में विपणन समितियों ने कुल 1110 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि वस्तुओं का विपणन किया और इन समितियों की जो भंडार क्षमता है वह 41 लाख मीट्रिक टन हो गई। नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में विद्वान विपणन समितियों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया। केवल 100 नई विपणन समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था और उपजों के विपणन का भी लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत में 3,592 प्राथमिक समितियां कार्यरत थीं। इनकी सदस्य संख्या
32.29 लाख थी। नेक्स्ट है 6th फाइवर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में प्राथमिक समितियों को सुदृढ़ करने, उनको बहुउद्देशीय समितियों का रूप देने, विद्यमान सहकारी नीतियों का पुनः परीक्षण करने, कर्मचारी संवर्ग का निर्माण करने, शीर्ष समितियों का पुनर्गठन करने आदि के कार्यक्रम निश्चित किए गए। इस योजना में भंडारण क्षमता में वृद्धि करने का भी लक्ष्य रखा गया। फलस्वरूप 1984-85 में भंडारण क्षमता बढ़कर 80 लाख टन हो गई। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th फाइवर प्लान। 7th फाइवर प्लान में प्राथमिक विपणन समितियों को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम का विस्तार करने का निश्चय किया गया और यह भी आशा की गई कि सहकारी विपणन समितियां सरकार के वसूली कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इस योजना में सहकारी भंडार गृहों की संख्या और भंडारण क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना या 8th फाइवर प्लान। इस योजना में सहकारी विपणन ढांचे में लगभग 6,460 सहकारी विपणन समितियां कार्यरत थीं और मार्च 1995 में नियंत्रित मंडियों की जो संख्या है बढ़कर 6,836 हो गई। राज्य स्तर पर 29 सीट सहकारी विपणन संघ कार्यरत हैं और वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में एनसीडीसी ने 23 भंडार गृह तथा अवशीतन गृहों की स्थापना के लिए 51.61 करोड़ रुपए स्वीकार किए हैं और इस वर्ष स्वीकृत राशि की तुलना में 55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से भारत में सहकारी विपणन का विकास हुआ है। आता है इसमें सहकारी विपणन का संगठन एवं ढांचा। भारत में सहकारी विपणन समितियों का जो ढांचा है वो 4 स्तर का हो गया है। सन 1958 में सहकारी विपणन क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्था थी वो थी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। देश में सहकारी विपणन के ढांचे को हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। सबसे पहले जो सर्वोच्च संस्था है वो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कहते हैं। यह सहकारी विपणन के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है जो विभिन्न शीर्ष समितियों के संघ के रूप में कार्य करती है और इनकी 25 शाखाएं हैं। उसके बाद आता है राज्य सहकारी विपणन समितियां, स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। भारत में लगभग सभी राज्यों में शीर्ष विपणन समितियां, जिन्हें शीर्ष विपणन संघ भी कहते हैं, कार्यरत हैं। ये संघ राज्य स्तर पर सहकारी विपणन व्यवस्था का समन्वय और संचालन करते हैं। ये केंद्रीय व प्राथमिक विपणन समितियों के संघ के रूप में कार्य करते हैं और यह संघ अपनी सदस्य विपणन समितियों को कृषि उपज के विपणन एवं राज्यित एवं निर्यात व्यापार में सहायता भी प्रदान करते हैं। उसके बाद आते हैं सेंट्रल मार्केटिंग सोसाइटीज या केंद्रीय विपणन समितियां। ये समितियां अपने क्षेत्र की प्राथमिक विपणन समितियों के संघ का कार्य करती हैं तथा प्राथमिक समितियों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करती हैं। ये समितियां किसानों की उपज का विक्रय करने के साथ ही उन्हें कृषि संबंधी एवं उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति कराने का कार्य भी करती हैं। कभी कभी ये समितियां कृषि उपज के विधायन का कार्य भी करती हैं ताकि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। और उसके बाद है प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां, प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज। ये समितियां मंडी, तहसील अथवा बाजार स्तर पर गठित की जाती हैं। ये सहकारी विपणन ढांचे का आधार है। इनका कार्य क्षेत्र अपने स्तर तक ही सीमित है और प्राथमिक समितियां अपने सदस्य कृषकों की उपज के विपणन का कार्य करती हैं। इनका उद्देश्य दलालों और मध्यस्थों को हटाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। तो इस प्रकार से हमारे देश में सहकारी विपणन का संगठन और ढांचा इस प्रकार से है। नेक्स्ट बात आती है सहकारी विपणन समितियों का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। सहकारी विपणन समितियों की जो प्रबंध व्यवस्था भी अन्य सहकारी समितियों की तरह ही प्रजातांत्रिक आधार पर की जाती है। इसमें सबसे पहले एक जनरल बॉडी होती है। अन्य सहकारी समितियों के समान ही इस विपणन समिति में भी साधारण सभा या सर्वोच्च प्रबंध संस्था होती है। इसका जो प्रबंध है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है और संचालक मंडल साधारण सभा की ओर से समिति के प्रबंध संचालन का दायित्व भी उठाता है।
संचालक मंडल में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया जाता है और संचालक मंडल के जो कुछ सदस्य हैं वो इस समिति में सम्मिलित होते हैं। इसमें समिति का जो अध्यक्ष है, सचिव और मुख्य व्यवस्था प्रदेश सदस्य होते हैं और ये समिति संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ कार्यकारिणी समिति मुख्य व्यवस्था का चयन करती है, जो समिति के कर्मचारियों का सर्वोच्च अधिकारी होता है और यह कर्मचारियों और कार्यकारिणी समिति के मध्य कड़ी का काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे देश में सहकारी विपणन समितियों का मैनेजमेंट या प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट बात है सहकारी विपणन समितियों के वित्तीय साधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। विपणन समितियों को भी अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है और विपणन समितियों के वित्तीय साधनों में शेयर कैपिटल, सदस्यों की जमाएं, उपार्जित लाभों से निर्मित कोष, एसबीआई से प्राप्त लोन, राज्य सरकार से प्राप्त लोन और सब्सिडी और नाबार्ड से प्राप्त लोन शामिल होते हैं। ये समितियां माल की जमानत या माल के अधिकार पत्रों की जमानत के आधार पर भी ऋण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है साख को विपणन से जोड़ना, लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विथ मार्केटिंग। पिछले वर्षों से ये भावना जोर पड़ती जा रही है कि सहकारी आंदोलन की सफलता के लिए सहकारी साख और सहकारी विपणन दोनों को संबंध करना बहुत जरूरी है। और साख को विपणन से जोड़ने का तात्पर्य क्या है? साख को विपणन से जोड़ने का मतलब है कि कृषक साख समिति से ऋण लेने के साथ ही यह वायदा करेगा कि वह अपनी उपज विपणन समिति के माध्यम से बेचेगा और विपणन समिति की उपज बेचकर इसमें से साख समिति का ऋण वसूल कर शेष राशि किसान को दे देगी। इससे साख समितियों के ऋणों की भी वसूली हो जाएगी और विपणन समिति को व्यवसाय मिलेगा तथा कृषक को भी उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। वर्षों में साख को विपणन से जोड़ने के कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी 12% साख समितियां विपणन से संबंध नहीं हो पाई हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में साख को विपणन से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि साख को विपणन से जोड़े बिना ऋणों की वसूली में बाधा उत्पन्न होगी। तो साख को विपणन से जोड़ने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं और हम फिर भी साख समितियों को अपने ऋण वसूल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम निम्नलिखित पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। साख को विपणन से जोड़ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा फर्स्ट है, सबसे पहले साख समितियों द्वारा उपेक्षा, इग्नोरेंस बाय क्रेडिट सोसाइटीज। ऋण प्रदान करने वाली कृषि साख समितियां ऋण की वसूली नकद रूप में चाहती हैं और वो किसानों से उपज के रूप में ऋण लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं। यदि कृषक ऋण नहीं चुका पाता है तो वह ऋण अगले वर्ष के लिए पलट दिया जाता है, जिससे ऋणों की वसूली में विलंब हो जाता है और वास्तव में कृषि साख संपत्तियां ऋण वसूली की वर्तमान प्रणाली को ही अच्छा मानती हैं। नेक्स्ट जो कठिनाई आती है वो है उपज को संग्रह करने की प्रभावी व्यवस्था का अभाव, लेक ऑफ कलेक्शन फैसिलिटीज। कृषि साख समितियों के पास गांवों में उपज संग्रह करने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है और इसलिए वो उपज के रूप में ऋण वसूल करने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। तीसरी समस्या है संचालकों का अनावश्यक हस्तक्षेप, अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ डायरेक्टर्स। प्राथमिक विपणन समितियों के प्रबंधक स्थानीय प्रभाव के फलस्वरूप संचालक मंडल में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक अनुभव नहीं होता और ऐसे संचालकों के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण समिति के सचिव, मैनेजर अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ऋण देने की नीति में परिवर्तन न करना, नो चेंज इन लोन पॉलिसी। प्राथमिक साख समितियां विपणन समितियों से संबंध होने के बाद भी अपनी ऋण नीति में परिवर्तन नहीं करती हैं। वे ऐसे सदस्यों को ऋण देती हैं जो अपनी उपज विपणन समितियों के माध्यम से नहीं बेचते हैं। वास्तव में ऐसे सदस्यों को ऋण नहीं दिया जाना चाहिए और इसका प्रभाव ये होता है कि सदस्य विपणन समितियों के माध्यम से उपज बेचने में रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट कठिनाई है उत्पादक ऋण की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव लोन्स। प्राथमिक साख समितियों द्वारा
उत्पादन कार्यों के लिए पर्याप्त ऋण नहीं दिया जाता है और साथ ही ऐसा ऋण उचित समय पर मिलना भी आवश्यक है, लेकिन ऋण की अपर्याप्तता और उचित समय पर न मिलने के कारण उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे विक्रय योग्य उपज की मात्रा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपेक्षा, इग्नोरेंस बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। केंद्रीय सहकारी बैंक भी इस व्यवस्था में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं। वे प्रचलित व्यवस्था में तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के इच्छुक नहीं होते हैं जब तक कि ऋण की समय पर वसूली हो रही हो। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण भी यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट, विश्वास की कमी, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। समितियों के सदस्यों का विपणन समितियों में विश्वास नहीं है। वे विपणन समितियों को उनकी उचित सेवा करने की दृष्टि से अकुशल समझते हैं और जन विश्वास के अभाव में उन्हें पर्याप्त व्यवसाय भी नहीं मिल पाता है। और लास्ट इसमें कमीशन पर क्रय विक्रय, मार्केटिंग ऑन कमीशन। प्राथमिक विपणन समितियां कृषि उपज के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ावों से होने वाली हानि से बचने के लिए उपज का प्रत्यक्ष क्रय करने के बजाय कमीशन पर क्रय विक्रय करती हैं। फलस्वरूप सदस्यों को सहकारी विपणन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साख को विपणन से जोड़ने की योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि किसानों को उत्पादन और उपभोग कार्यों के लिए उचित समय पर पर्याप्त साख प्रदान की जाए। साथ ही उनसे यह अनुबंध भी किया जाए कि वे अपनी उपज सहकारी विपणन समिति के माध्यम से ही बेचेंगे। कुछ सदस्य ऐसे अनुबंध का पालन नहीं करते हैं, अतः अनुबंध का पालन करवाने के लिए सहकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सदस्य अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य हों। सदस्यों को भी समझौते का पालन करना चाहिए, इसी में उनका भी हित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस सहकारी विपणन व्यवस्था को पढ़ा।